नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड का खास शो किस्सा बिहार का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। हर तरफ गुनागणित बिठाया जा रहा है, अपनी अपनी रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर पेच कहीं फंसता दिख रहा है तो वो है सीट शेयरिंग को लेकर। फिर चाहे वो एनडीए गठबंधन में हो या फिर महागठबंधन में हो, सीटों को लेकर दोनों ही गठबंधन में कहीं ना कहीं पेच फंसता नजर आ रहा है। तो आज बात कर लेते हैं महागठबंधन की। तो महागठबंधन में आखिर सीटों को लेकर कैसे सहमति बनेगी, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय शंकर जी। विजय शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस तरह से रणनीतियां बनाई जा रही है, प्लानिंग हो रही है चुनाव को लेकर, तमाम तरह की घोषणाएं हो रही है, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम मुद्दा है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं सबको अपनी अपनी भूमिका दिखानी है। ऐसे में अगर महागठबंधन की बात की जाए तो कैसे बात बनेगी सीटों को लेकर? देखिए सबा, महागठबंधन में जो तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी टेंशन है वो है मुकेश सहनी जी। उनके दोस्त भी हैं, महामित्र खुद को कहते हैं, लेकिन हाल में उन्होंने कहा है, जो एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें उन्होंने कहा कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर महागठबंधन में 60 सीटें मुकेश सहनी की वीआईपी को तेजस्वी यादव दे देते हैं तो खुद क्या करेंगे? कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, लेफ्ट को कितनी देंगे, और तो और पशुपति पारस भी अब नए उसमें उनके वोट पे कहा जाए तो महागठबंधन के जहाज पे सवार हुए हैं। तो पहले तो एक तरह से रणनीति ये चल रही थी कि समय से पहले, यानी चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले सीटों पर डील हो जाए और उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाए। लेकिन जिस तरह से पेच फंसा हुआ है, जिस तरह से वीआईपी करेगी 60 सीटों से कम अब मंजूर नहीं, ऐसे में किस तरह से आपसी सहमति बनेगी, कौन महागठबंधन में अभी रहेगा, कौन इससे निकल जाएगा, कौन कितनी सीटों के लिए सौदेबाजी कर रहा है, और तेजस्वी यादव के पास अभी क्या विकल्प हैं, ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी, जिस तरह से बात की जाए अगर मुकेश सहनी की वीआईपी की, तो इधर से सीटों को लेकर तो बात हो ही रही है, साथ ही साथ डिप्टी सीएम के पद की भी चर्चा है। क्या लगता है, दिया जाएगा अगर सरकार बनती है महागठबंधन की? तो देखिए, सरकार बनना तो बात की बात है। हमें दो चीजों पर बड़ा ध्यान रखना होगा कि मुकेश सहनी की आज की तारीख में बिहार की राजनीति में अहमियत क्या है, चुनावी राजनीति में अहमियत क्या है। उनका दावा है कि निषाद समाज की जो भी उपजातियां हैं उनको मिला दिया जाए तो 12% वोट बनता है। उनका यह भी दावा है कि 60 सीटों पर उनकी जो जाति है उसका असर है। कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां निषाद समुदाय निर्णायक भूमिका में है। इससे इतर अगर देखा जाए, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, तो ऐसा माना जाता है कि 30-40 सीटें ऐसी हैं जिस पर निषाद वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। वो चुनाव जीता भी सकते हैं, किसी को चुनाव हरा भी सकते हैं। पिछले, जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था, उसमें हमने ये देखा था हम लोगों ने कि पिछले विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें थी जहां बहुत कम मार्जिन से जीत हार का फैसला हुआ था। ऐसे में मुकेश सहनी का किसी भी गठबंधन के साथ जुड़ने का मतलब है 1 और 1 11 होना, और उनके हटने का मतलब है 11 से वैल्यू 1 होना, और 1-1 वोट हर विधानसभा सीट पर अहम होता है, चुनाव की जीत हार में अहम भूमिका निभाता है। और मुकेश सहनी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, और पिछले 5 साल से जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत किया है, जिस तरह से वो लगातार आगे बढ़े हैं, उसमें उन्हें लगता है कि जब पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में 25 सीट की वो मांग कर रहे थे और उप मुख्यमंत्री के पद का ऐलान, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो यहाँ से निकल के एनडीए में सवार हो गए, एनडीए के वोट पे सवार हो गए। वहां अगर आप देखिए कि उनको बीजेपी ने अपने कोटे की 11 सीटें दी, जिसमें से 4 सीटें जीतने में कामयाब रहे।
तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार योजनाओं के जरिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए, या कहें लाभार्थी वर्ग अपना बना रहे हैं और उसके जरिए अपना पलड़ा भारी करने में लगे हुए हैं, वहीं तेजस्वी के सामने ये प्रेशर है कि किस तरह से महागठबंधन को एकजुट रखा जाए। लेकिन इसके साथ एक और चुनौती है। मुकेश सहनी, मुझे जो लग रहा है, जो मेरी जो राजनीतिक समझ कहती है कि मुकेश सहनी की कोशिश महागठबंधन में नंबर 2 बनने की है, और नंबर 2 पे अभी कांग्रेस है जी। और इसके लिए अलग अलग आंकड़े, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तो ऐसे अभी कई समीकरण हैं जिस पे गुना भाग चल रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे तेजस्वी यादव पर दबाव बढ़ रहा है, एक तरफ पीके का दबाव है, दूसरी तरफ एनडीए का दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में मुकेश सहनी कहते थे कि 60 हम मांग रहे हैं लेकिन 2-4 सीटें कम हो सकती हैं, मतलब बात कर सकते हैं। वो अब कह रहे हैं 2-4 अगर जोड़ दीजिए तो 6 होती है, यानी 54 माना जा रहा था। वो 50 के लिए भी तैयार हो जाएंगे, उससे भी कम की बात हो रही थी। अब वो जिस तरह से कह रहे हैं 60 सीटें, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरी बार्गेन पावर बढ़ी है और मैं ज्यादा सीटों के लिए तेजस्वी को झुका पाऊंगा या अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल। विजय जी, आपको क्या लगता है, तो सीटों को लेकर सहमति कैसे बनेगी, कौन कितने पे मान जाएगा? देखिए, छोटी पार्टियां जो होती हैं कहीं भी, वो उनको चाहे वो एनडीए में थे पिछले चुनाव में, तो पहले महागठबंधन के साथ बात कर रहे थे, उसके बाद एनडीए में चले गए। मान लीजिए कि अगर तेजस्वी के साथ बात नहीं बनी, महागठबंधन में बात नहीं बनी, तो हो सकता है पाला बदल दे, भले ही अभी दोस्त कहते, राजनीति में तो कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में हिंट भी तो दे रहे थे, वो कैसे हिंट समझा जाए? नहीं, कह रहे थे कि निषादों को आरक्षण दिया गया तो वो जान भी दे देंगे पीएम मोदी के लिए। बिल्कुल। ये पिछली बार ही करीब हमको लगता है 15 दिन पुरानी या 20 दिन पुरानी बात होगी, जब उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी निषाद समाज के लिए आरक्षण का ऐलान कर देते हैं या आरक्षण पर फैसला हो जाता है तो वो जान भी दे देंगे उनके लिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यह है कि उन्होंने इशारा कर दिया कि विकल्प अभी खुले हुए हैं। और जो भीतर खाने अब तक बात चल रही थी, जो आपने पूछा कि क्या सीटों का इक्वेशन हो सकता है, तो जो महागठबंधन में जो बातें चल रही थी उसके मुताबिक हमें लग रहा था, या जो एक भीतर खाने जो बात हो रही थी उसके मुताबिक आरजेडी 140 से 50 सीटों पे लड़ना चाहती है, कांग्रेस 50 से 55 सीटों तक मान सकती है, एक बॉटम लाइन ऐसा माना जा रहा है, लेकिन 90 सीटों की डिमांड है। इसी तरह लेफ्ट 30 सीटों से कम, उसकी भी डिमांड ज्यादा होगी भीतर खाने। अब वीआईपी के लिए अगर ये देखा जाए तो 10-15 सीटों का हिसाब ये लोग लगा के, मैंने मोटा मोटी भीतर खाने चल रहा है कि 10-15, लेकिन वीआईपी तो कह रही है कि 25 तो आप पिछले बार दे रहे थे। आप देखिए 2020 से लेके अब तक हम कहां से कहां आ गए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो भी गठबंधन में मैंने महागठबंधन में सहयोगी हैं, उसमें से कोई कंप्रोमाइज करना नहीं चाहता। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी और 75 सीटें जीती। कांग्रेस भी नहीं चाहती कि हमारी सीटें कम हो। अब सवाल यह है कि अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ तो आरजेडी 26 पर लड़ी, 4 जीती, कांग्रेस 9 पर लड़ी, 3 जीती। कांग्रेस कह रही है कि हमारी दावेदारी ज्यादा मजबूत है, हम ज्यादा मजबूत हुए। तो ये बेसिकली अभी बाहर से लड़ने के बजाय, मतलब दूसरे से लड़ने के बजाय अभी जो दोनों बड़े जो खेमे हैं उनमें सीटों के बंटवारे पे खींचतान चल रही है। और ये अभी और मुझे लग रहा है कि चलने के चांस हैं। और जब तक जैसे कहते हैं ना कि अगर युद्ध सिर पे खड़ा हो तो पहले तय करना चाहिए कि कौन महारथी कहां से लड़ेगा, कौन सा मोर्चा लेगा। और वक्त बीतता जा रहा है और पार्टियां ये तय नहीं कर पा रही हैं कि कितनी सीटें किसको मिलेगी। उनके पहले ये तय हो कि भाई कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, फिर उसके बाद उनके पास उम्मीदवार तय करने की चुनौती होगी। तो जो स्थिति अभी महागठबंधन में है, इसी तरह की कमोबेश स्थिति एनडीए के भीतर भी है। वहां सीटों को लेकर कैसे इक्वेशन बैठेगा? फिर वहां भी उसी तरह से फंसा हुआ है कि जेडीयू चाहती है कि बीजेपी से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। तो हो सकता है, मान लीजिए कि अगर 100 पर बीजेपी लड़ती है तो एनडीए जेडीयू कहेगी कि 102 या 103 सीटें चाहिए, सिंबॉलिक ही। या हो सकता है बराबर की स्थिति हो। लेकिन वहां जो पेच असली फंस रहा है वो चिराग पासवान को लेकर के फंस रहा है। चिराग पासवान की पार्टी वो अपने लिए, जो भीतर खाने खबर आ रही है उसके मुताबिक 60
क्या कहा जा रहा है कि उनकी बॉटम लाइन 45 से कम नहीं हो सकती। उन्होंने मार्क कर दिया है भीतर खाने की ये 45 सीटों पर तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और फिर वो आरएलएम है, उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो ये इतने गठबंधन साझेदारों के लिए को खुश रखना आसान काम नहीं होता है। और चिराग के सामने चुनौती ये है सबसे बड़ी कि पिछले चुनाव में उन्होंने ज़्यादातर सीटों पे उम्मीदवार ने करीब मुझे याद है तो 135 सीटों पे उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए थे। तो पिछले 5 साल में उन्होंने अपना जनाधार भी बढ़ाया है, पार्टी से कार्यकर्ता भी जुड़े हैं। तो सबकी उम्मीदें होती हैं। तो अगर वो मान लीजिए कि बहुत कम सीटों पर अगर उम्मीदवार उतारते हैं तो हो सकता है स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाए। लेकिन ये भी इस बात की भी आशंका है कि उनके कार्यकर्ता छिटक जाएं, नेता छिटक जाएं। क्योंकि क्या होता है, नेता 5 साल मेहनत करता है चुनाव लड़ने के लिए, और अगर वो चुनाव नहीं लड़ेगा, अगर उसको मौका नहीं मिलेगा तो दूसरे विकल्पों की ओर देखेगा। बिल्कुल। एनडीए के बारे में हम दूसरे दिन बात करेंगे। आज खास बात हम लोग महागठबंधन की करें तो महागठबंधन के लिए भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। जिस तरह से अभी बता रहे थे आपकी वीआईपी 60 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं 15 पे बात बन सकती है। तो क्या मजबूरी में मानेंगे? अगर मानेंगे मुकेश सहनी इतनी कम सीटों पर, तो क्योंकि ये तो आधा भी नहीं है। नहीं, देखिए क्या है ना कि अगर पहले ही वो अपना आंकड़ा छोटा क्यों करें, पहले ही वो अपना नंबर नीचे क्यों गिराएं, वो क्यों कहें भाई पिछले बार भी 25 सीटों की 25 सीट और मुख्यमंत्री पद के का ऐलान वो चाहते थे, बात नहीं बनी, एनडीए में गए। एनडीए में कितने 11 सीटों पे लड़े, 11 सीटों पर लड़े। आज वो ओएसएस कर रहे हैं भीतर खाने, जो मुझे लग रहा है भले ही वो महामित्र कह रहे हो तेजस्वी यादव को, लेकिन एसेस कर रहे होंगे कि कहाँ लड़ने पे उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, कहाँ उनकी स्ट्राइक रेट ज़्यादा होगी। हो सकता है कि दूसरे खेमे में वो कम सीटों के लिए भी तैयार हो जाए, और दूसरा खेमा अगर कोई वहाँ से निकलता है, मान लीजिए एनडीए से कोई निकलता है, राजनीति क्या है ना वो चेस बोर्ड की तरह है, एक गोटी इधर हुई तो असर कुछ और होता है, दूसरी गोटी इधर हुई तो असर कुछ और होता है। ऐसे में अगर एनडीए से कोई मान लीजिए कि एक गोटी बड़ी गोटी इधर उधर होती है तो वहां आराम से मुकेश सहनी फिट हो जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि कोई अपने कोटे से मुकेश सहनी जिन सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा मतलब उनकी जो जीत की संभावना ज़्यादा होगी, वहाँ पे कोई अपने कोटे की सीटें दे दे, भले ही वो वीआईपी के सिंबल से लड़े या कोई या सिंबल इधर उधर करके भी कुछ, या कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो जाती है आजकल। तो राजनीति में कई मॉडल हाल में उभरे हैं। तो अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि किसकी दावेदारी कितनी है, और जो कह रहा है कि मैं आपके साथ हूं वो साथ ही रहेगा। हो सकता है कि अगर सीटों पे बात नहीं बनी, कुछ समझौता नहीं हुआ, तो कोई पाला बदल ले, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये अनिश्चितता का खेल है, और इसमें हमेशा आखिरी बॉल पर ही क्रिकेट की तरह फैसले होते हैं ज्यादातर समय में। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए किस्सा बिहार का। नमस्कार।